बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये न्यू बुक है 2024 और इसका पार्ट जो है 7 हम करने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर्स। इसमें डेरिवेशन भी करेंगे, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इनको भी देखेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। 5वां चैप्टर इस सेकंड ईयर फिज़िक्स का चल रहा है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है अभी तो हर दफ़ा बताता हूँ, ये ऊपर देखा करें, आपको लिंक मिल जाएगा। अगली वीडियो देखनी है तो वीडियो के लास्ट में ही इसी स्क्रीन के ऊपर आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। आप सेकंड ईयर फिज़िक्स कर रहे हैं तो सेकंड ईयर केमिस्ट्री भी करेंगे। वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट बुक बना के जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। 13 के 13 चैप्टर्स प्लस एक ग्रैंड टेस्ट जो 2 घंटे का है लगभग, वो भी है नोमेनक्लेचर्स का। जो दुखती रग है ना आपकी, नोमेनक्लेचर्स भी दोनों उसमें मैंने करवाए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी। ठीक है भाई, तो वो भी देख लीजिएगा आपको। और सबसे बेहतर तो ये कि आप प्लेलिस्ट पे चले जाएं। इसी स्क्रीन के नीचे आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है, उस पर आप क्लिक करें तो पेज खुल जाएगा। वहाँ पर देखिएगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें तो सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। 12th केमिस्ट्री, 12th फिज़िक्स, 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक भी बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ, कंप्लीट बुक। तो ये कंप्लीट बुक्स अवेलेबल हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री भी, सेकंड ईयर केमिस्ट्री भी। और इसके अलावा आपको 12th फिज़िक्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और भी दूसरी प्लेलिस्ट हैं, जैसे कि इस वक्त एट द सेम टाइम जो है सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक ही सिर्फ नहीं चल रही। ये पार्ट 7 जो मैंने लिखा हुआ है ये सेकंड ईयर फिज़िक्स के लिए है। ये जो 24 आपको पार्ट नज़र आ रहा है ये मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के पार्ट्स हैं। और ये जो आपको 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, ये उसके पार्ट चल रहे हैं। मतलब 3 वीडियोस जो हैं मैं डेली बना के अपलोड कर देता हूँ। ठीक है भाई, अब चलते हैं ट्रांसफॉर्मर्स की तरफ। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मर को समझने के लिए आपने नाम बहुत सुना होगा, ट्रांसफॉर्मर। इसको समझने के लिए पहले आप चलते हैं वहाँ पर पावर हाउस जो है ना, पावर स्टेशन भी इसको कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। पावर स्टेशन या पावर हाउस ये कौन सी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। पावर हाउसेस बने हुए होते हैं। आपके शहर के बाहर भी पावर हाउस होगा एक, जहाँ से बिजली बन के आपके घरों तक आती है। इस पावर हाउस के अंदर क्या लगा हुआ है? बड़ा सा मैग्नेट है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द क्या है? कॉइल्स हैं। और बिजली बनाने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बिजली बनती कैसे है। 2 तरीके हैं, या तो आप किसी मैग्नेट के इर्द गिर्द तार को घुमाइए, तारों का गुच्छा लें आप और किसी मैग्नेट के इर्द गिर्द घुमाएं तो वो जो तारों का गुच्छा है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो करना शुरू कर देगा। या फिर आप तारों के गुच्छे को एक जगह रखिए और मैग्नेट को उसके इर्द गिर्द घुमाइए तो उससे जो है वो उस तारों के गुच्छे के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो होना शुरू हो जाएगा। मतलब दोनों में से किसी एक चीज़ को रोक दीजिए, दूसरी को उसके गिर्द घुमाइए, तो इससे इंडक्शन होगी और उस तारों के गुच्छे के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ़्लो करना शुरू कर देगा। ये आसान सा एक तरीका है। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा होता है? ये पावर हाउस के अंदर जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर जैसे आपके घरों में भी जनरेटर होते हैं, वो छोटे होते हैं। पावर हाउसेस के अंदर बहुत बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए होते हैं, बहुत बड़े बड़े मैग्नेट होते हैं और इतनी इतनी मोटी तारों के गुच्छे होते हैं, कॉइल होते हैं और पूरा सेटअप होता है। बड़े बड़े ग्राउंड्स में ये लगे हुए होते हैं और ये वहाँ पर ये सिस्टम चल रहा होता है। उन मैग्नेट्स के इर्द गिर्द कॉइल जो है वायर की वो घूम रही होती है और वहाँ पर पावर हाउस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो उसके बाद फिर यहाँ से निकल के ये आगे आपके घर में तो आ रही है ना। ये रहा आपका घर, स्वीट होम हाउस ये आपका, ठीक है। तो यहाँ तक आपके घर तक एक तार जो है बिजली की आ रही है और आगे ये तार जो है फर्दर पूरे घर में आपके डिवाइड हो रही है, हर जगह पर, बाथरूम में, किचन में, सब जगह आगे से फिर ये सिस्टम चल रहा है। तो ये मैग्नेट के साथ वायर कनेक्ट है, किसके साथ? जनरेटर के साथ जो है
ये वायर कनेक्ट है और इसके आगे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, एक डिवाइस लगी हुई होती है। एक ट्रांसफार्मर यहाँ लगा होता है, एक ट्रांसफार्मर आपके घर के बाहर खंबे पे लगा हुआ होता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है, स्टेप अप। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है, स्टेप डाउन। तो इन दो ट्रांसफार्मर्स से गुज़र के आपके घर में बिजली पहुंचती है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर पावर हाउस के अंदर जो जनरेटर लगा हुआ है बहुत बड़ा है टनों के हिसाब से, और यहाँ जो बिजली की तारें हैं इतनी मोटी मोटी टनों के हिसाब से, तो इलेक्ट्रिक करंट जो बन रहा होगा वो भी टनों के हिसाब से बन रहा होगा। तो इतना करंट अगर आपके घर में पहुँच जाए तो आपका घर ही नहीं बचेगा भाई। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ नीड है इसको कम करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की अकॉर्डिंग टू नीड। एक आपका घर भी है और एक फैक्ट्री भी है, फैक्ट्री को ज़्यादा बिजली चाहिए और आपके घर को जो है वो कम बिजली चाहिए। तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, ये भी स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर होगा, ये वाला भी स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर ही होगा। तो आपके घर को कम बिजली चाहिए एज़ कम्पेयर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री को थोड़ी ज़्यादा बिजली चाहिए, लेकिन दोनों किस्म के ट्रांसफार्मर यहीं इस्तेमाल होंगे। पहले कॉन्सेप्ट ले लीजिए फिर इसकी डेरिवेशंस वगैरह की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक तार निकल के इस ट्रांसफार्मर के साथ भी कनेक्ट हो रही है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है। अगर आप पिछली वीडियो देखी हो म्यूचुअल इंडक्शन वाली, ये उसी का तसलसल है असल में। और म्यूचुअल इंडक्शन को समझेंगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आएगा, ट्रांसफार्मर का गेम। और म्यूचुअल इंडक्शन को समझना है तो सेल्फ इंडक्शन को समझिए, जो उससे पिछली वीडियो बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा मामला होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट हैवी अमाउंट यहाँ से यहाँ पर आ रहा होता है। इसके अंदर दो कॉइल लगी हुई होती हैं, दो कॉइल लगी हुई होती हैं। एक जो है वो प्राइमरी कॉइल कहलाती है, दूसरी जो है वो सेकेंडरी कॉइल कहलाती है। हर ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल लगी हुई होती है। इस वाले ट्रांसफ़र के अंदर भी एक प्राइमरी कॉइल होगी और दूसरी सेकेंडरी होगी। इसके अंदर भी प्राइमरी होगी और सेकेंडरी होगी। जो मेन चीज़ है इन कॉइल्स के टर्न्स हैं, कॉइल के टर्न्स हैं, जिसको हम नंबर ऑफ टर्न्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इनका सारा गेम है, यही है टर्न्स की तादाद ही है जो वोल्टेज को कम करती है, ज़्यादा करती है। आपको हाई वोल्टेज तो नहीं चाहिए ना, आपको कम वोल्टेज चाहिए। और आपके घर से अगर कंपेयर करें तो फैक्ट्री जो है यहाँ पर थोड़ा सा हाई वोल्टेज चाहिए। तो ये तय कौन करेगा कि कितना वोल्टेज आपके घर में जाए, कितना वोल्टेज यहाँ आए? नंबर ऑफ़ टर्न्स, इन ट्रांसफार्मर के अंदर इन कॉइल्स में लगे हुए नंबर ऑफ़ टर्न्स, ठीक है। और यहाँ पर ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जो है इनके गिर्द जो टर्न्स हैं इस तरह के, ये मैंने कॉइल आपके सामने बना रहा हूँ, एक टर्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह के टर्न्स। ये जो टर्न्स हैं इनको नंबर ऑफ़ टर्न्स कहते हैं, ठीक है भाई। एक बात ये आपने समझ ली। अब दूसरी बात एक और भी समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम इसके नोट्स वगैरह लेते हैं और इसकी डेरिवेशन करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि तीन चीज़ें आप हमेशा कनेक्ट करके रखें। मैंने सेल्फ इंडक्शन से ही ये तीन चीज़ें आपके सामने रखी हैं। एक हमारे पास है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको वोल्टेज भी कहते हैं, जिसको वोल्टेज भी कहते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो एक इसको अपने सामने रखिए। फिर करंट को, जिसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी चीज़ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फोर्स लाइंस बनती हैं और इनसे जो है फिर फाइनली मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। ये जो मैं इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस फाई से। तो तीसरी जो चीज़ है ना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ तो बच्चे परेशान हो जाते हैं ना कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स पता नहीं क्या आ गया। चलो वोल्टेज तो समझ में आ गई बात, ये जो है वो करंट भी बात समझ में आ गई, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है भाई? ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फोर्स लाइंस, दोनों नाम हैं इसके। ये कहाँ से निकलती हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड से निकलती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड
कहाँ पर होती है? ये मैग्नेट के इर्द गिर्द भी होती है और उस कंडक्टर के इर्द गिर्द भी होती है, उस वायर के इर्द गिर्द भी होती है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है। चाहे वो वायर जो है वो इस तरह की वायर हो स्ट्रेट, चाहे वो वायर जो है इस तरह की कॉइल की शक्ल में वायर हो, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इसके इर्द गिर्द जो है, जैसे इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और अगर इस तरह कॉइल बना हुआ है, वायर्स का गुच्छा बना हुआ है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मैग्नेटिक फील्ड से ही जो है वो ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। तो तीसरी जो चीज़ है वो है हमारे पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स। इन तीन चीज़ों को आप सामने रखें। ठीक है, अब अगली चीज़ जो बताने वाली है तो इसी की बातें होंगी इसके अंदर भी। अब अगली चीज़ जो बताने वाली है वो ये है कि एक वायर है, ये वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आई जो है वो फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आई जो है वो फ्लो कर रहा है। ये दूसरी वायर है, इसमें कोई करंट मौजूद नहीं है, कोई करंट मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों वायर्स जो हैं वो एक दूसरे से टच कर जाएं ऐसे, तो क्या होगा? ये अगली वायर जो है इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर जाएगा। समझ में आ रही है बात? आपने क्या करना है, सिर्फ इसको टच करना। तो आप इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह जो लेके गए हैं कि इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट था, इसमें था ही नहीं, इन दोनों वायर्स को आपने इन टच कर दिया, जोड़ दिया, इन कांटेक्ट आप लेके आ गए। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात कहूँ, अब जो बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुने, अगर मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि भाई इनको टच भी नहीं करना वायर्स को, और मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर आ जाए, तो क्या आप ला सकते हैं? आप बिल्कुल ला सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो वायर है इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड को आपको बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इतना बढ़ाना पड़ेगा इस मैग्नेटिक फील्ड को, इतना बढ़ाना पड़ेगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के असर में ये वाली वायर आ जाए, इस मैग्नेटिक फील्ड के असर में ये दूसरी वाली वायर आ जाए। अब देखें, आपने दोनों वायर्स को टच नहीं किया, ठीक है, आपने सिर्फ पहली वाली वायर जिसके अंदर करंट मौजूद है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को इतना बढ़ाया है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़कर किसको जाके टच कर गई? इस दूसरी वायर को। और जैसे ही ऐसा हुआ, इस वायर के अंदर क्या हुआ? इस वायर के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू हो गया, इस वायर के गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ये तीनों चीज़ें जो लिखी हुई है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज, ये भी आ गए इस वायर के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट आई वो भी आ गया इस वायर के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी इसके अंदर आ गया। तो क्या इस वायर के अंदर नहीं होगा? बिल्कुल इसके अंदर भी होगा भाई। इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट बता दिया था आपको, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स भी मौजूद है और इसके अंदर वोल्टेज भी मौजूद है। तीनों चीज़ें तो साथ होंगी ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इनमें से कोई चीज़ ना हो। तो ये दूसरा तरीका है जिसकी मदद से आपने इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी चीज़ में भी इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिया। किसकी मदद से? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के। अब मैग्नेटिक फील्ड को किससे बढ़ा सकते हैं? ये फिर सवाल, इस वायर में मैग्नेट पहले आपने इतना बड़ा मैग्नेट लगाया हुआ था, क्योंकि भाई इस वायर के अंदर करंट जो आ रहा है कौन लेके आ रहा है? मैग्नेट लेके आ रहा है ना। जनरेटर में समझाया है ना मैंने अभी आपको, मैग्नेट ही है जो कि वायर के इर्द गिर्द घूमेगा या वायर जो है मैग्नेट के इर्द गिर्द घूमेगी। दोनों सूरतों में वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो शुरू कर देगा। तो आप बड़ा मैग्नेट ले आइए, आप बड़ा मैग्नेट ले आइए। तो पहले आपने ये मैग्नेट लगा रखा था, ये साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है। आप बड़ा मैग्नेट ले आइए, ये उसका नॉर्थ पोल हो गया और ये उसका साउथ पोल हो गया, ये बड़ा मैग्नेट आ गया। तो बड़ा मैग्नेट होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और जब ये वायर इस मैग्नेटिक फील्ड के असर में आएगी तो क्या होगा? हाई वोल्टेज करंट इसके अंदर आ जाएगा, हाई वोल्टेज करंट इस वायर में आ जाएगा
और जिससे इस वायर के गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी, इस वायर के गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। और जैसे ही इस वायर के गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, बराबर वाली जो वायर है उस तक इस मैग्नेटिक फील्ड का असर पहुंच जाएगा और उस वायर के अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा और इस वायर के इर्द गिर्द भी अपनी इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। इस वायर के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इंड्यूस हो जाएगी, यानी कि वोल्टेज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलूँ या वोल्टेज बोलूँ, एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है। तो इससे परेशान मत होइए, ठीक है भाई। ये तीन बुनियादी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं, अब इसके नोट्स ले लेते हैं। ये क्यों बताइए आपको, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है ना, बेसिकली इसमें जो कॉइल लगे हुए हैं, तो ये पहली वाली जो प्राइमरी कॉइल है ना, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक करंट मौजूद होता है, ठीक है। ये दूसरी वाली जो कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल, इसमें इलेक्ट्रिक करंट मौजूद नहीं होता, ठीक है। और ना ही हमें इन दोनों कॉइल्स को टच करना होता है। ये है मेन चीज़। ट्रांसफार्मर के अंदर ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल ये टच ना होने पाएँ, ये अलग रहेंगी। लेकिन यहाँ पर हम प्राइमरी कॉइल से करंट यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे सेकेंडरी कॉइल में, बग़ैर टच किए, बग़ैर इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट लाए। हाँ, मैग्नेटिक कांटेक्ट लाएंगे। किसकी मदद से? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के। इस प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इतनी बढ़ा देंगे कि ये दूसरी सेकेंडरी कॉइल इस प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के अंडर इन्फ्लुएंस आ जाएगी, ये सेकेंडरी कॉइल। और फिर क्या होगा, इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी करंट भी आ जाएगा, वोल्टेज भी आ जाएंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स भी आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ट्रांसफार्मर के अंदर ये मामला होता है। दोनों कॉइल्स को आप टच नहीं होने देते। अगर टच करेंगे तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी कॉइल के अंदर ही करंट होता है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी करंट आता है, लेकिन कब? जब प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड को आप बढ़ा देते हैं। और ये सारा काम कहाँ होगा? ये पावर हाउस के अंदर जो जनरेटर लगा हुआ है, जो बिजली बना रहा है, इसमें आप क्या करेंगे, हल्के वाले जनरेटर को हटा के भारी वाला जनरेटर ले आएंगे, जिसकी बहुत ज़्यादा, और इसका नतीजा क्या निकलेगा कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कॉइल्स लगी हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, उनका वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ले लिया। अब इसके ज़रा आप पॉइंट्स नोट कर लें। कॉन्सेप्ट मिल जाता है ना, तो फिर पॉइंट्स नोट करते हैं तो समझ में भी आता है आपको कि हाँ भाई बात कर क्या की जा रही है। ठीक है, नोट करते जाइए। ट्रांसफार्मर आपसे पूछा जाए कि भाई ये ट्रांसफार्मर, सबसे पहली बात ये है क्या, इस क्या का पता होना चाहिए। आप बताएं कि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है वो क्या कर रही है, इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ जो है ये है कि ये ट्रांसफ़र कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बिटवीन टू और मोर कॉइल्स। ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब वही इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफ़र कर रही है। ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन टू और मोर कॉइल्स, बिटवीन टू और मोर कॉइल्स। ये इसका पहला काम है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट यूज़ है। इसका सेकंड यूज़ भी अभी लिख देता हूँ। मतलब सेकंड यूज़ जो है असल में वो फर्स्ट यही वाला यूज़ होगा, लेकिन वो दूसरे अल्फाजों में लिखा हुआ होगा। फर्स्ट यूज़ इसका देख लीजिए, ठीक है। किस तरह कर रही है, थ्रू कौन सा मेथड जो है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। मेथड अगर हम लिख दें, किस मेथड के ज़रिए ये काम हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है दूसरी कॉइल्स के दरमियान। तो ये कौन सा मेथड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वही। फिर बोलें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, जिसमें आप एक वायर से दूसरी वायर में, एक कॉइल से दूसरी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट को पहुंचा रहे हैं बग़ैर उनको टच किए, सिर्फ उस कॉइल की, उस वायर की जिसमें इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के।
अभी जो मैंने समझाया आपको, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को, ये जो भी मैंने आपको सब बताया है कि एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जो है आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो दूसरी कॉइल जो है उसके अंडर इन्फ्लुएंस आ जाए और दूसरी कॉइल के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर दे और वोल्टेज उसके अंदर आ जाएं, तो ये सारा प्रोसेस क्या है, इसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि अभी मैंने कॉइल में आपको समझाया, ट्रांसफार्मर में। तो ये मेथड है जिसके ज़रिए ये काम होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। अच्छा, सेकंड यूज़ इसका, फर्स्ट यूज़ तो आपने देख लिया, यानी कि फ़र्स्ट यूज़ ही है ये भी, ये सेकंड यूज़ असल में फ़र्स्ट यूज़ ही है, लेकिन दूसरे अल्फाजों में। स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। स्टेप अप ये दूसरा यूज़ है कि ट्रांसफार्मर क्या करेगा, स्टेप अप यानी कि इंक्रीज़ कर देगा। स्टेप अप मतलब ये कि इंक्रीज़ कर देगा किसको, और स्टेप डाउन यानी कि डिक्रीज़ कर देगा। ये दूसरा यूज़ आ रहा है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी कर सकता है, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन भी कर सकता है। किसको, द वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, जिसको AC कहते हैं, AC कैपिटल में मैंने लिख दिया, अल्टरनेटिंग करंट। वाइल, जबकि ये काम हो रहा होगा कि ये ट्रांसफ़र जो है वो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा वोल्टेज को, ठीक है। इसी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के दौरान ये एक चीज़ को मेंटेन करके रखेगा ट्रांसफार्मर। किस चीज़ को मेंटेन करके रखेगा, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AC अनचेंज, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AC अल्टरनेटिंग करंट अनचेंज्ड, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी। इसका क्या मतलब है कि ये ट्रांसफार्मर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी को तो चेंज नहीं होने देगा, लेकिन वोल्टेज जो है उसको इंक्रीज़ भी करेगा, डिक्रीज़ भी करेगा। ये अभी आगे डिटेल पढ़ेंगे तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा। वर्किंग प्रिंसिपल, इसके काम करने का जो उसूल है वो क्या है, आप देखें तो मैंने मेथड जो लिखा है असल में यही इसके काम करने का उसूल है। मेथड मैंने लिखा है ना कि ये कैसे होगा, ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज अप करेगा, डाउन करेगा, तो ये कैसे करेगा, किस मेथड से करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल असल में यही है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने देखी है, सेल्फ इंडक्शन भी होती है और म्यूचुअल इंडक्शन भी होती है। तो ये कौन सी इंडक्शन होगी, ये होगी म्यूचुअल इंडक्शन। पिछली वीडियो के अंदर हमने इसको डिस्कस किया है, म्यूचुअल इंडक्शन, जिसमें एक वायर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर, एक वायर तो ज़िंदा होगी उसमें करंट होगा, दूसरी वायर जो है वो डेड होगी उसमें करंट नहीं होगा। तो ज़िंदा वायर से मुर्दा वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट हमें फेंकना है, पहुंचाना है, यही म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है, बग़ैर उन दोनों वायर्स को टच किए हुए। ठीक है भाई, ये वर्किंग प्रिंसिपल भी इसका मैंने आपको बता दिया। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं अब ट्रांसफार्मर की, कैसे बना हुआ होता है। और इसकी कंस्ट्रक्शन अगर आप समझना चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, बनावट कैसी होती है, किन चीज़ों से मिलके बनता है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स कितने होते हैं, तो आप पहले एक चीज़ को समझ लीजिए जिसको हम फ्रेम कहते हैं या स्ट्रक्चर कहते हैं। ये आपको समझ में आ जाएगा तो ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन भी आपको समझ में आ जाएगी। आप फ्रेम कह लें, कोर कह लें या फिर स्ट्रक्चर कह लें, इन तीनों लफ्ज़ों को अगर आपने समझना है तो आप एक बिल्डिंग को अपने सामने रखिए। आप कोई बिल्डिंग जब बनाते हैं, कोई घर बना रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप एक दीवार बना के, पहले एक दीवार बनाते हैं, उस दीवार पे कलर करते हैं, ठीक है। पहले आप एक दीवार बनाते हैं, फिर उस पर प्लस्तर करते हैं, फिर उस पर कलर करते हैं। तो क्या ऐसा काम कर रहे होते हैं आप? नहीं। आपको घर बनाना है तो सबसे पहले आप घर का स्ट्रक्चर बनाते हैं,
आप बुनियादें खोदते हैं। बुनियादें खोदने के बाद बुनियादों के अंदर से आप कॉलम पिल्लर निकालते हैं। पहले आप ये ज़मीन है, ज़मीन को आप खोदते हैं, ठीक है, और फिर इसके अंदर से पिल्लर्स निकालते हैं, 4 पिल्लर, ठीक है। ये 4 पिल्लर इसमें से निकलते हैं ज़मीन के अंदर से। फिर इन पिल्लरों को आप सीमेंट इसमें भर देते हैं ताकि ये पिल्लर जो है वो ज़मीन के अंदर अच्छी तरह पैक हो जाएं। ये बुनियाद कहलाती है। उसके बाद फिर इसके ऊपर आप छत डालते हैं, फिर एक छत आ जाती है। फिर इसके ऊपर ये पिल्लरों को आप और ऊपर लेके जाते हैं, और ऊपर लेके जाते हैं, और ऊपर लेके जाते हैं, और ये दूसरी छत आ जाती है, फिर तीसरी छत आती है, ठीक है। और अभी आपने दीवारें बनानी शुरू नहीं की, ये याद रहे। नहीं, दीवारें नहीं बनी हैं अभी दीवारों को काम ही नहीं है। अभी तो सिर्फ कॉलम छत, कॉलम छत, कॉलम छत, ठीक है। जब ये कॉलम या पिल्लर जो हैं ये इनके ऊपर छत, ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बाद फिर आप अगला काम करते हैं कि दीवारें जो है वो उठाते हैं, सब दीवारें उठाते हैं। दीवारें उठाने के बाद उस पर प्लस्तर करते हैं, फिर कलर करते हैं, फिर आप बिजली के जो है वो फिटिंग करवाते हैं, प्लम्बर को बुलवाते हैं, ठीक है। ये सारे मामलात, कारपेंटर को बुलवाते हैं, ये सारे मामलात आप उस एंड में करते हैं। तो ये जो आपने शुरू में बनाया बिल्डिंग का, जिसमें कोई दीवारें आपने नहीं उठाई हुई थी, सिर्फ कॉलम थे और छत थी और बुनियाद थी, तो ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है। जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा आप इसके ऊपर सलमा सितारे नहीं लगा सकते, आप इसमें कोई खूबसूरती नहीं ला सकते, आप इसमें कोई जो है वो प्लस्तर नहीं कर सकते, आप कोई ईंटें लगा के दीवारें नहीं बना सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि ये स्ट्रक्चर ना बने। तो समझ में आ रही है बात आपको? ये स्ट्रक्चर बनेगा तो इसके ऊपर सारी चीज़ें आएंगी। एग्जैक्टली ये जो ट्रांसफार्मर है ना, इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, जिसको क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। नंबर 1 सबसे पहले ये कोर आता है। तो कोर को समझना हो तो इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को अपने जहन में ले आइएगा, ठीक है। तो ये कोर है सबसे पहली, और सबसे बड़ा हिस्सा भी यही है, कोर, ठीक है। इसकी तफसीलात देखते हैं अभी। फिर इसके अंदर जो है वो प्राइमरी कॉइल आपको नज़र आएगी, इसी कोर के इर्द गिर्द आपको प्राइमरी कॉइल नज़र आएगी, और इसी कोर के अंदर आपको सेकेंडरी कॉइल जो है वो नज़र आएगी। ये पूरे वर्ड नहीं लिखूँगा यार, इंक भी बचेगी, टाइम भी बचेगा, ठीक है। ये सेकेंडरी कॉइल भी आपको नज़र आएगी, और इंसुलेशन भी आपको नज़र आएगी। इंसुलेशन ये आपको नज़र नहीं आएगी। इंसुलेशन ये कोर के अंदर ही सेटअप किया हुआ होता है। ये क्या है, इसको बारी बारी देख लेते हैं। पहले कोर को देख लें आप, ये क्या है? कोर। तो कोर क्या है? आपसे कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोर क्या है, क्या होता है, ये तो आप बताएं। फ्रेम ऑफ ट्रांसफार्मर, ये फ्रेम होता है ट्रांसफार्मर का, फ्रेम ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ये इस तरह का होता है, इस तरह ये फ्रेम होता है, ठीक है। इस तरह का यू शेप का ये बड़ा सा फ्रेम होता है। ये जो एक हाथ है इसका, इस कोर का, इसके गिर्द भी कॉइल होती है। ये जो दूसरा हाथ आपको नज़र आ रहा है, इसके गिर्द भी कॉइल होती है। ये कॉइल जो है वो प्राइमरी कॉइल कहलाती है, ये जो कॉइल है सेकेंडरी कॉइल कहलाती है, ठीक है। मतलब अगर ये कोर ना हो तो आप इन कॉइलों को कहाँ लपेटेंगे? प्राइमरी कॉइल को और सेकेंडरी कॉइल को, ठीक है भाई। तो ये फ्रेम कोर जो है ये क्या है? फ्रेम ऑफ ट्रांसफार्मर। कंटेन्स, इसके अंदर क्या मौजूद होता है? कंटेन्स इसमें क्या मौजूद होता है? 2 कॉइल्स, इसमें 2 कॉइल्स होती हैं, 2 कॉइल्स, ठीक है। 2 कॉइल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकेंडरी कॉइल को S से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉइल्स आर वुंड अराउंड, कॉइल्स जो हैं ये क्या होती हैं? वुंड अराउंड मतलब लिपटी हुई होती हैं, वुंड अराउंड लिपटी हुई होती हैं। कोर जो होती है इसकी,
कोर जो होती है ये कैसी होती है, मैग्नेटिक होती है। मैग्नेटिक होती है। मैग्नेटिक का मतलब जिस तरह जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। एक प्लास्टिक है, उसको आप एक मैग्नेट के नज़दीक लेके जाएंगे तो ये प्लास्टिक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप आयरन के पीस को मैग्नेट के नज़दीक लेके जाएं, फ़ौरन आयरन का पीस उछल के जाएगा, मैग्नेट से चिपक जाएगा। एक सिल्वर का पीस आप मैग्नेट के नज़दीक लेके जाएं, वो भी मैग्नेट की तरफ जाएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा रफ्तार से नहीं जाएगा जिस रफ्तार से आयरन का पीस गया है। और इसी तरह गोल्ड का एक पीस जो है वो अगर मैग्नेट के आप सामने रखें तो वो भी मैग्नेट की तरफ उछल के जाएगा, लेकिन इसके जाने की रफ्तार में भी फ़र्क होगा। इसी तरह कॉपर का पीस रखें, जिंक का रखें, तो ये क्या वजह है, सबकी अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टियाँ हैं। तो ये जो फ्रेम बना हुआ होगा ना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जिसको कोर कह रहे हैं, ये मैग्नेटिक होगा। इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडक्शन जो हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड ही तो जाएगी ना भाई। मैग्नेटिक फील्ड को जाना है, प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल तक जो चीज़ पहुंचेगी वो मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहुंचेंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स पहुंचेगा। तार से तार को आपने नहीं जोड़ना जी, ठीक है। तो कोर को जो है वो मैग्नेटिक होना ज़रूरी है। कोर जो है वो मेड अप ऑफ, ये कोर किससे बनी हुई होती है, ये कोर जिस मटेरियल से बनी होती है उस मटेरियल का, ये कोर जिस मटेरियल से बना हुआ होता है उस मटेरियल का हाई मैग्नेटिक होना ज़रूरी है। हाई मैग्नेटिक होना ज़रूरी है, हाई मैग्नेटिक होना उसका ज़रूरी है। सच एज लेमिनेटेड आयरन, या तो आप इस कोर को लेमिनेटेड आयरन से बनाएं, या तो फिर आप इस कोर को जो है वो फेराइट से बनाएं। ये दो किस्म के मटेरियल हैं, दोनों के दोनों जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के मैग्नेटिक मटेरियल हैं, ठीक है। और इन दोनों मटेरियल से आप जो है वो इस कोर को बना सकते हैं। ये मटेरियल हैं, लेमिनेटेड आयरन और फेराइट, किसी से भी आप कोर को बनाएं, दोनों ज़बरदस्त जो हैं वो हाई मैग्नेटिक मटेरियल हैं ये, जिससे आप कोर को बना सकते हैं, ठीक है भाई। अब प्राइमरी कॉइल के हवाले से इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए। कोर को हमने देख लिया, प्राइमरी कॉइल, दूसरी हेडिंग आ गई इसके अंदर, प्राइमरी कॉइल। इसको देख लेते हैं, ये क्या है। ये प्राइमरी कॉइल जो है कनेक्टेड होती है। ये किससे कनेक्ट होती है, वो याद है शुरू में पिक्चर्स बनाई थी मैंने, क्या बनाया था पहले, पावर हाउस, उसमें क्या था, जनरेटर जिससे बिजली बन रही थी, जनरेटर और कॉइल्स थे, और वहाँ पर जनरेटर से बिजली बन रही थी और बिजली निकल के कहाँ जा रही थी, पावर हाउस के बाहर क्या लगा हुआ था, ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर के अंदर क्या लगी हुई थी, कॉइल्स। और पहली कॉइल कौन सी थी, प्राइमरी कॉइल। तो मतलब जो हाई वोल्टेज करंट पावर हाउस से निकल के जा रहा है ट्रांसफार्मर के पास, तो सबसे पहले उसको रिसीव कौन कर रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर, प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। तो ये प्राइमरी कॉइल की बात हो रही है कि ये किससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड, ये किससे कनेक्टेड है, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। ये इनपुट वोल्टेज कौन सा है, ये वही हाई वोल्टेज करंट है जो कि जनरेटर से निकल के पावर हाउस के अंदर जो जनरेटर है उससे निकल के बाहर ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी कॉइल के पास जा रहा है। तो ये प्राइमरी कॉइल किससे कनेक्टेड है, इनपुट वोल्टेज, जिसको वीपी से यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इनपुट वोल्टेज सोर्स, इनपुट वोल्टेज सोर्स। ये प्राइमरी कॉइल जो है कंसिस्ट ऑफ, ये किससे मिलके बनी होती है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, स्पेसिफिक, एक ख़ास तादाद होती है। ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से ही इसके टर्न बना दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन टर्न्स की तादाद के ऊपर ही तो सारा गेम है। तो कह रहा है स्पेसिफिक
नंबर ऑफ टर्न्स, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्न्स, एक ख़ास तादाद होगी टर्न्स की ऑफ वायर की, और इस ख़ास तादाद, ये ख़ास तादाद जो है टर्न्स की, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड एज ये जो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, n और स्मॉल p। ये स्मॉल p नज़र आ रहा हो तो समझ जाइए प्राइमरी कॉइल की बात हो रही है। ठीक है भाई, सेकेंडरी कॉइल की तरफ चलते हैं। सेकेंडरी कॉइल कनेक्टेड टू द लोड, ये किससे कनेक्ट होती है? कनेक्टेड टू द लोड। ये लोड का क्या मतलब है? इसका मतलब है एंड यूज़र। एंड यूज़र कौन है भाई? आप और हम हैं। ठीक है, और हमारे घरों पे जितनी बिजली से चलने वाली चीज़ें लगी हुई हैं कलेक्टिवली उनको लोड का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि आपके घर के बाहर लगा हुआ है खंबे पे। ठीक है, तो उसके अंदर, उस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर जो सेकेंडरी कॉइल लगी हुई है वो किससे कनेक्ट है? लोड के साथ कनेक्ट है। और लोड क्या है? एंड यूज़र, आप और मैं, हमारे घर और उनमें लगी हुई बिजली की चीज़ें। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो इसमें लगे हुए हैं उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? नोट कर लीजिए, NS। ठीक है भाई, गड़बड़ मत कीजिएगा, इन्हीं का गेम है सारा, NP NS। अब चलते हैं इंसुलेशन की तरफ। इंसुलेशन या इंसुलेटर या कंडक्टर, क्या मतलब होता है भाई? कंडक्टर आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं साइंस क्लासेस के अंदर। कंडक्टर वो होते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। इंसुलेटर वो होते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। ये प्लास्टिक है, इससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, कंडक्टर से पास हो जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पर इंसुलेशन का इंतज़ाम करना है कि ये दोनों जो कॉइल हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, ये आपस में टच ना करें, और ना ही प्राइमरी कॉइल से इलेक्ट्रिक करंट किसी भी तरह से पहुँचे सेकेंडरी कॉइल तक। करंट थोड़ी ना पहुँचाना है, प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड को पहुँचाना है वहाँ तक, करंट को नहीं पहुँचाना। तो इसके लिए इंसुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, इंसुलेशन इसके लिए होनी चाहिए। बोथ कॉइल्स इंसुलेटेड विद ईच अदर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों कॉइल्स को इंसुलेटेड विद ईच अदर, एक दूसरे से इंसुलेट करना पड़ेगा। इंसुलेटेड विद ईच अदर, दोनों से इंसुलेट जो है वो करना पड़ेगा। किस लिए करना पड़ेगा? टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, ताकि आप महफूज रखें इनको। टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, के मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट तो हो, इन दो कॉइल्स का मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट तो हो मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में, लेकिन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। ये ना हो कि जो कोर है जिसके ऊपर आपने ये कॉइल्स लगाए हुए हैं, तो इस कोर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट चला जाए सेकेंडरी कॉइल के पास। प्राइमरी कॉइल के पास तो देखें इलेक्ट्रिक करंट आएगा ना, तो प्राइमरी कॉइल में ही इलेक्ट्रिक करंट रहे, सेकेंडरी कॉइल तक ना पहुँचे। लेकिन वो जो कोर है उसमें चला गया अगर करंट प्राइमरी कॉइल से, तो सेकेंडरी कॉइल तक पहुँच जाएगा। तो असल में कोर को इस तरह का बनाया जाता है कि कोर जो है वो इंसुलेटेड बनाई जाती है, इसीलिए लैमिनेटेड आयरन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। अब चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। इसमें डेरिवेशन भी है।
इक्वेशन आप इसके अंदर ड्राइव करेंगे, वो इक्वेशन जो है मैं आपके सामने पहले ही लिख देता हूँ कि वो इक्वेशन है कौन सी। ये वाली इक्वेशन है, ड्राइव द इक्वेशन, ड्राइव द इक्वेशन Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Ns अपॉन Np। इस इक्वेशन को जो है वो आपने डिराइव करना है। ठीक है भाई, अब इसके स्टेप्स की तरफ चलते हैं। इसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स, पहला स्टेप जो है वो क्या बोल रहा है? अप्लाई अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव इनपुट वोल्टेज टू द प्राइमरी कलर, प्राइमरी कॉइल। अप्लाई करें यानी कि पहुंचाएं पावर हाउस से, पावर हाउस में मौजूद जनरेटर से वोल्टेज या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पहुंचाएं आप उस पावर हाउस के बाहर जो जनरेटर लगा हुआ है, उस पावर हाउस के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसमें जो प्राइमरी कॉइल है उस तक पहुंचाएं इस वोल्टेज को। ये पहला स्टेप है। अप्लाई अल्टरनेटिंग करंट आप बोल दें, या अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ये असल में क्या है? इनपुट वोल्टेज है। अगर आपको याद हो, आपने नोट किया हुआ होगा, इनपुट वोल्टेज मैंने शुरू में लिखवाया था। इनपुट वोल्टेज Vp, इसको पहुंचाना है आपने टू प्राइमरी कॉइल, ठीक है भाई। इसका क्या होगा? जैसे ही ये वोल्टेज जो है, इनपुट वोल्टेज Vp जो है वो प्राइमरी कॉइल के पास जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। वहाँ पर क्या होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा वहाँ पर। मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से, क्योंकि ये प्राइमरी कॉइल का मसला है, इसीलिए फाई के साथ छोटा सा p बना देंगे। ठीक है, और प्राइमरी कॉइल तक ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज जो पहुंचेगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, एकदम तो ये मामला नहीं हो जाएगा ना। ठीक है ना। एट टाइम टी, तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है एट टाइम, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेट कहते हैं हम इसको, रेट ऑफ चेंजिंग। जब भी रेट की बात आए ना, आप समझ जाइए टाइम तो आएगा ही आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में टाइम ही होता है, क्योंकि टाइम के हिसाब से ही हम जो है वो रेट को मेजर करते हैं। जब हम ये बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है प्राइमरी कॉइल के, और इस चेंज आने में थोड़ा टाइम भी लग रहा है, तो अगर हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है और ये थोड़ा सा जो टाइम लग रहा है, इन दोनों का ताल्लुक़ अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंजिंग फ्लक्स। ये किसके बराबर है? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये फाई के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी मैंने जो लगाया है ना, ये सिर्फ आपको ये याद रखवाने के लिए कि भाई ये प्राइमरी कॉइल है, अभी सेकेंडरी कॉइल का मामला नहीं है। आप चाहें तो इसको मिटा दें। जैसे कि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के बराबर किया है। इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा एट टाइम टी, तो इसका रिज़ल्ट भी तो कुछ निकलेगा ना प्राइमरी कॉइल के ऊपर। इसका रिज़ल्ट भी तो कुछ निकलेगा प्राइमरी कॉइल के ऊपर। चेंज इन फ्लक्स विल इंड्यूस अपोजिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे ये काम होगा प्राइमरी कॉइल के ऊपर, आपको याद है कि अभी पहले इसको लिख लूँ फिर बताता हूँ। तो ये चेंज इन फ्लक्स जो होगा एट प्राइमरी कॉइल पे
एट प्राइमरी कॉइल पे जो चेंज इन फ्लक्स होगा एट प्राइमरी कॉइल विल इंड्यूस अपोजिंग ईएमएफ वोल्टेज। तो इसका एक दुश्मन भी उसी वक्त पैदा हो जाएगा। हाँ, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी कॉइल पर जब ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा एट टाइम t, उसी वक्त प्राइमरी कॉइल पे एक अपोजिंग फोर्स भी, एक अपोजिंग वोल्टेज भी आ जाएगा। देखिए, एक वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं पावर हाउस के जनरेटर से, ये इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो कि कॉइल के पास जा रही है। और जब ये आप अप्लाई कर रहे हैं अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इनपुट वोल्टेज प्राइमरी कॉइल पे, तो उसके नतीजे में प्राइमरी कॉइल से भी एक ईएमएफ जनरेट होगा, एक वोल्टेज जनरेट होगा, लेकिन वो किसके खिलाफ एक्ट करेगा? इस अप्लाइड अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव या इनपुट वोल्टेज के खिलाफ। ये है बात। और ये कब होगा? जब आप अप्लाई कर देंगे अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को प्राइमरी कॉइल पे, और प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा एट टाइम t। उसके बाद उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि चेंज इन फ्लक्स एट प्राइमरी कॉइल विल इंड्यूस पैदा कर देगा, विल इंड्यूस अपोजिंग ईएमएफ वोल्टेज, अपोजिंग ईएमएफ, ब्रैकेट में इसको लिख रहा हूँ वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। तो आप एक साइड से इनपुट कर रहे हैं, डाल रहे हैं वोल्टेज या अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्राइमरी कॉइल पे, और प्राइमरी कॉइल से जो है वो रिज़ल्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक और ईएमएफ वोल्टेज निकल रहा है। अब ये अप्लाई वोल्टेज हो गया, दूसरा अपोजिंग वोल्टेज हो गया। इन दोनों वोल्टेजेस की लड़ाई होगी, दोनों की डायरेक्शन अलग होगी। अप्लाई वोल्टेज जो है वो यूँ जाएगा और ये जो अपोजिंग वोल्टेज है ये यूँ आएगा। दोनों की डायरेक्शन तो अलग होगी, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ, ताकत बराबर होगी। ठीक है भाई, दोनों की स्ट्रेंथ, ताकत जो है वो बराबर होगी। अब यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है? दिस अपोजिंग EMF will work against applied voltage, अप्लाइड वोल्टेज के ख़िलाफ़ वर्क करेगा। ये, इसको हम VP कह रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ ये वर्क करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड क्या बुलाते हैं इसको हम? ये जो अपोजिंग ईएमएफ है, इसको हम क्या बुलाएंगे? इसको हम कहेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का आप नाम देंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि प्राइमरी कॉइल में अपोजिशन में पैदा हो रहा है अप्लाइड वोल्टेज के। ठीक है, मैथमेटिकली सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि अपोजिंग वोल्टेज, ब्रैकेट में लिख रहा हूं अपोजिंग वोल्टेज, ये किसके बराबर है?
माइनस एन पी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के बराबर। ठीक है भाई, दोनों वोल्टेजेस हैं, एक अप्लाइड वोल्टेज है, दूसरा अपोजिंग वोल्टेज है, एक अप्लाइड ईएमएफ है, दूसरा अपोजिंग ईएमएफ है, दोनों ईएमएफ ही हैं, दोनों वोल्टेज ही हैं, डायरेक्शन अलग है, तो ये दोनों बराबर होंगे, इसीलिए यहाँ पर ये भी ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रहे। ठीक है, और ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ये तो है ही अपोजिंग वोल्टेज। ठीक है भाई, तो ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिंग वोल्टेज है, ये क्या है, इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। याद रहे कि ये ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्राइमरी कॉइल है उसके अंदर ये सारी लड़ाई चल रही है। अभी तो सेकेंडरी कॉइल तक तो पहुंचे ही नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हैंस लिहाजा मैथमेटिकली हम इसको यूँ लिख सकते हैं, वीपी क्या है हमारे पास, वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल किसके बराबर है, माइनस एन पी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है भाई, वीपी, ये वीपी हमने कौन सा लिखा था, ये हमारे पास वीपी था अप्लाइड वोल्टेज। क्या था ये, एरोबेस को लिख रहा हूँ, ये है हमारे पास था अप्लाइड वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज था ना, लिखवाया था ना मैंने वीपी। और ये क्या है हमारे पास, अपोजिंग वोल्टेज, दोनों बराबर हैं लेकिन इक्वल हैं, अपोजिंग वोल्टेज। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अच्छा, अब क्या है इसके अंदर, ये एनपी जो है इसके अंदर, एनपी ये मेन चीज़ है ना। एनपी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स किसके अंदर, प्राइमरी कॉइल के अंदर, ठीक है भाई, इसको नोट कर लीजिए। ये आपकी हो गई इक्वेशन 1। ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी हो गई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 तक आप कैसे पहुँचे, हो सकता है आपके पास जो नोट्स वगैरह टीचर्स दें वो उसके अंदर थोड़े से स्टेप्स वो कम करा दें, तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट तो आपको पूरा मिलेगा ना। तो इक्वेशन 1 तक आप कैसे पहुँचे, पावर हाउस के जनरेटर से इनपुट वोल्टेज आया ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल के पास पहुंचा, प्राइमरी कॉइल ने रिटेलिएट किया इस अप्लाइड वोल्टेज के खिलाफ अपोजिंग वोल्टेज की सूरत में, और ये आपने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है बना ली, क्योंकि दोनों वोल्टेजेस इक्वल थे लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन में थे, एक दूसरे के खिलाफ थे। ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई। अब सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड इक्वेशन, इसकी हेडिंग देंगे रोल ऑफ सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल का रोल अब शुरू होता है, रोल ऑफ सेकेंडरी कॉइल। यहाँ से भी हमारे पास फाइनली एक इक्वेशन आएगी रोल ऑफ सेकेंडरी कॉइल के अंदर। फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल विल पास टू सेकेंडरी कॉइल। अब ये जो फ्लक्स है, ये देखिए मैं पूरी डिटेल आपको बता चुका हूँ, मैंने कहा इसीलिए इसको आप नोट करते रहिए कि फ्लक्स जो है यानी कि फाई पी, ये क्या करेगा, ऑफ प्राइमरी कॉइल प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड, मैंने यही बताया था ना, प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंडर इन्फ्लुएंस ले लेगी सेकेंडरी कॉइल को। तो प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड बोलें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलें तो मैग्नेटिक फ्लक्स। उसी की बात हो रही है कि फ्लक्स जो प्राइमरी कॉइल का है, ऑफ प्राइमरी कॉइल
विल पास, ये किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, ये सेकेंडरी कॉइल के पास, सेकेंडरी कॉइल के पास। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कॉइल्स जो हैं वो मैग्नेटिकली लिंक्ड हो जाएंगी। मींस बोथ कॉइल्स, मींस बोथ कॉइल्स मैग्नेटिकली लिंक्ड। जैसे ही ये होगा बोथ कॉइल्स मैग्नेटिकली लिंक्ड हो जाएंगी, मैग्नेटिकली लिंक्ड हो जाएंगी। दोनों कॉइल्स जो हैं मैग्नेटिकली लिंक्ड हो जाएंगी, लेकिन इलेक्ट्रिकली लिंक्ड नहीं होंगी। ठीक है भाई। अच्छा, इसका फिर रिजल्ट क्या निकलेगा, जैसे ही ये लिंक बनेगा इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका वही रिजल्ट निकलेगा जब अप्लाइड वोल्टेज आया था प्राइमरी कॉइल के पास, वहाँ पर हमारे पास एक क्या हुआ था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ था, विद टाइम हुआ था। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर भी होगा सेकेंडरी कॉइल पे विद टाइम। तो इसका रिजल्ट निकलेगा क्या, रेट ऑफ चेंज in magnetic flux with time क्या निकलेगा, वहाँ आगे जगह नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ, इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। देखें इससे पहले भी यही निकला था, और यहाँ पर अब नीचे क्योंकि जगह नहीं है तो इसीलिए अब यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको कि ये आपके पास Vs जो है, यार जगह नहीं है, ऊपर थोड़ी सी जगह बनाऊँ, लेकिन मैं इसको भी मिटाना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके सामने इसी तरह आ जाए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है ये इसी तरह आपके सामने आ जाएं। तो ये रिज़ल्ट के बाद अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम इज़ इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और इसी को हम लिखेंगे क्या, वी एस बराबर हो जाएगा माइनस एन एस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब देखें इक्वेशन 1 को भी देख लें आप और इक्वेशन 2 को भी देख लें आप। इक्वेशन 1 में अप्लाइड वोल्टेज आया था प्राइमरी कॉइल पे, कहाँ से, जनरेटर से पावर हाउस के। सेकेंडरी कॉइल में जो अप्लाइड वोल्टेज आया है सेकेंडरी कॉइल में, वो कहाँ से आया है, प्राइमरी कॉइल से। वो कहाँ से आया है, प्राइमरी कॉइल से। किसकी मदद से आया है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। और यहाँ पर एन एस क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पर क्या है, एन पी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है भाई, ये भी हो गया। ये हमारे पास क्या है, रिसीव्ड वोल्टेज बाय सेकेंडरी कॉइल। ये वोल्टेजेस वो हैं जो कि सेकेंडरी कॉइल ने रिसीव किए। ठीक है भाई। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दीजिए। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी एस अपॉन वी पी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एन एस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाय माइनस एन पी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वी एस अपॉन वी पी और एन एस अपॉन एन पी, ये इक्वेशन बनेगी इक्वेशन 3। ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। ये क्या है, दिस इक्वेशन हेल्प्स
finding voltage in secondary coil. This equation helps in finding voltage in secondary coil. देखें प्रॉब्लम जब आती है ना तो प्रॉब्लम को समझना बड़ा मुश्किल होता है। वो प्रॉब्लम में आपको बोलता है कि भाई सेकेंडरी कॉइल जो है उसमें वोल्टेज फाइंड आउट करके बता दीजिए, तो फिर आप परेशान होते हैं कि यार फार्मूला कौन सा लगेगा। भाई फार्मूला ये लगेगा, ये फार्मूला है जो आपका ये मसला हल कर रहा है। दिस इक्वेशन हेल्प्स इन फाइंडिंग वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है भाई, ये डेरिवेशन हो गई। अब जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इनको भी देख लेते हैं। इसके हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको देता हूँ साथ। बुलेट्स में लिखूँगा, बहुत शॉर्ट करके बुलेट्स में लिखूँगा। पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर को देख लें। लेकिन उससे पहले अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए, हाउ टू नो विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर ये है कौन सा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अभी तो आपको स्टेप अप स्टेप डाउन का पता ही नहीं है ना कि ये है कौन से। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो है जो वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो है जो वोल्टेज को डिक्रीज़ करता है। ठीक है, जब पावर हाउस से हाई वोल्टेज करंट निकलता है तो उसको मज़ीद हाई वोल्टेज बनाना होता है। क्या कहा मैंने, पावर हाउस से जहाँ जनरेटर लगा हुआ है वहाँ से जो हैवी वोल्टेज करंट निकल रहा है और वहाँ लगे हुए ट्रांसफार्मर के पास जा रहा है, तो वो ट्रांसफार्मर इस हैवी वोल्टेज करंट को मज़ीद हैवी बनाएगा, इंक्रीज़ करेगा वोल्टेज को। क्यों? क्योंकि एक लंबा सफ़र करना है अभी इस इलेक्ट्रिक करंट को, लंबा सफ़र करना है। कहाँ तक पहुँचेगा भाई? पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूशन होगी अभी इसकी, पूरे शहर में, एक एक घर में, एक एक कमरे में इस करंट की, एक एक घर में, एक एक कमरे में, इसीलिए बहुत ज़्यादा। लेकिन घरों के बाहर ये हाई वोल्टेज करंट आने से पहले हम ये चाहते हैं कि ये हमारी ज़रूरत के मुताबिक वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाए। 220 वोल्टेज आपके घरों में होते हैं ना, आपके और मेरे घरों में 220 ये होते हैं। ये हमारी अप्लाइंसेस के मुताबिक हैं, हमारी बिजली की चीज़ें जो चलती हैं वो इसी रेंज की होती हैं, 220 वोल्टेज की। इससे हाई हो गए वोल्टेज तो कबाड़ा हो जाएगा, इससे कम हो गए वोल्टेज तब भी कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए ये बराबर वाला मामला होता है। तो ये हमारे पास स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लेकिन इनकी डिटेल में जाने से पहले क्या है कि ये सवाल आपसे पूछा जाए, हाउ टू नो, कि आपको कैसे पता लगेगा, हाउ टू नो, आपको कैसे पता लगेगा, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। दो ट्रांसफार्मर आपके सामने रख दिए जाएं, दो ट्रांसफार्मर आपके सामने रख दिए जाएं, आप कैसे बताएंगे कि इन दो ट्रांसफार्मर्स में से जो है वो कौन सा जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, कौन सा जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है? तो ये बताने के लिए आपको रेशियो लेना पड़ेगा, बाय टेकिंग रेशियो, बाय टेकिंग रेशो। आपको रेशो लेना पड़ेगा। किस चीज़ का रेशो लेना पड़ेगा? याद है शुरू में क्या बताया था? NS, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। आपको सिर्फ गिनती करने होंगे कितने टर्न जो हैं वो सेकेंडरी कॉइल में हैं, कितने टर्न जो हैं वो प्राइमरी कॉइल के अंदर हैं। इन दोनों में ये होगा कि या तो प्राइमरी कॉइल के टर्न ज़्यादा होंगे सेकेंडरी कॉइल से, या सेकेंडरी कॉइल के टर्न ज़्यादा होंगे प्राइमरी कॉइल से। और ये कमी और ज़्यादती ही आपको ये बताएगी कि आया ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है भाई।
तो आपको रेशो लेना पड़ेगा बाय टेकिंग रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, बाय टेकिंग रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स फ्रॉम बोथ कॉइल्स, फ्रॉम बोथ कॉइल्स, दोनों कॉइल्स से, फ्रॉम बोथ कॉइल्स, दैट इज NS and NP, NS and NP। अब पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर को देख लें। कि अगर हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर हेडिंग डाल लें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसकी हेडिंग डाल लें। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो, इसमें क्या होता है, number of turns in secondary coil is greater than number of turns in primary coil। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो इंक्रीज करता है वोल्टेज को, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ये कोर है ट्रांसफार्मर की, ये प्राइमरी कॉइल यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ सेकेंडरी कॉइल आ जाएगी। तो ये बोल रहा है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। अब ये देखें, ये एक टर्न आ गया, दूसरा टर्न आ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 टर्न्स आपको इसमें नज़र आ रहे हैं सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल बन गई। यहाँ पर 1 2 3 टर्न्स जो हैं आपको प्राइमरी कॉइल में नज़र आ रहे हैं। तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो ज़्यादा अगर आपको नज़र आ रहे हैं प्राइमरी कॉइल से, तो आप समझ जाइए कौन सा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और ये वोल्टेज को इंक्रीज़ करेगा। और ये वही ट्रांसफार्मर है जो कहाँ लगा हुआ था, आपके पावर हाउस के बाहर, आपके पावर हाउस के बाहर। ठीक है भाई। अच्छा, हाई वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा आपको, हाई वोल्टेज मिलेगा क्योंकि इसका काम ही इंक्रीज़ करना है ना वोल्टेज को। ठीक है भाई। यहाँ 2 हेडिंग्स आ जाती हैं, रिड्यूसिंग करंट, रिड्यूसिंग करंट एक ये हेडिंग आएगी। इसी आप बुक में भी देखें तो ये 2 हेडिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी इसके अंदर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। रिड्यूसिंग करंट, शुरू में एक पॉइंट मैंने लिखवाया था, मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है वो मेंटेन रखेगा ये। अब वो समझ में आ जाएगा आपको। तो ये 2 हेडिंग्स हैं, रिड्यूसिंग द करंट और एफिशिएंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। एफिशिएंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, बुलेट्स में लिखवाऊंगा बस, ट्रांसमिशन यहीं पे देख लेंगे। रिड्यूसिंग करंट, इंक भी जवाब दे रही है। रिड्यूसिंग द करंट, ये हेडिंग है। हमने वोल्टेज की तो बात की है, हमने मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स की तो बात की है, लेकिन अभी तक हमने करंट की बात नहीं की है, कोई बात नहीं है। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं की। ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये वोल्टेज तो बढ़ाएगा, लेकिन ये करंट को रिड्यूस कर देगा, करंट को कम कर देगा। ठीक है भाई। इंक्रीजिंग करंट, सॉरी इंक्रीजिंग वोल्टेज, रिड्यूसिंग करंट,
तो जो इंक्रीजिंग वोल्टेज आएगा, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट जो है इससे फिर कम हो जाएगा। वो वोल्टेज जो आ रहा होगा, इनकमिंग वोल्टेज होगा, वो जितना ज़्यादा हाई होगा तो करंट जो है उसकी मिकदार कम हो जाएगी। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप होगी इससे। इसका फ़ायदा क्या होगा? while maintaining same power, पावर का फॉर्मूला याद है ना आपको? पावर जो है उसका फॉर्मूला है पावर बराबर होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट के। तो जब ऐसा होगा कि वोल्टेज बढ़ेंगे और करंट कम हो जाएगा, लेकिन ये काम तो होगा, लेकिन जो पावर होगा वो सेम पावर रहेगा, पावर मेंटेन रहेगा। अच्छा, अब इसका एडवांटेज क्या है? ऊपर आ जाऊँ इसकी हेडिंग में। कोई फ़ायदा भी तो होगा ना करंट को रिड्यूस करने का, एडवांटेज भी तो होगा। एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग करंट। तो ये करंट कम होने से फ़ायदा क्या होगा? रिड्यूसिंग करंट। इसका फ़ायदा ये होगा reduces resistance losses in cables। लोअर करंट, हाँ इसको करें लोअर करंट। तो लोअर करंट का फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि रिड्यूसेस, इससे कम हो जाएगा रेसिस्टेंस लॉसेस। आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह जब फ्लो करता है तो रेसिस्टेंस भी होती है, मुज़ाहिमत भी होती है, रुकावट भी आती है बीच में। ठीक है, ओम्स लॉ हमारा यही कहता है ना। तो उससे क्या होगा? आपका करंट जो है वो कम होगा, वोल्टेज आपका ड्रॉप होगा। ये प्रॉब्लम होगी ना, वोल्टेज ड्रॉप होगा उस रेसिस्टेंस की वजह से। तो वो कह रहा है कि अगर आप करंट लोअर रखेंगे तो इससे कम हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस लॉसेस। रेसिस्टेंस के जो भी लॉसेस हैं किसके अंदर? इन केबल्स, जो बिजली की तारें हैं उनके अंदर। पावर लॉस्ट एट हीट, पावर का ज़या होगा एज हीट, पावर लॉस्ट एज हीट, पावर आपका ज़ाया होगा हीट की शक्ल में, जो किसके बराबर है? I स्क्वायर अपॉन आर। आपका जो पावर है वो लॉस होगा हीट की शक्ल में, जो किसके बराबर है? करंट के स्क्वायर के मल्टीप्लाइड बाय आर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पावर लॉस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपके बिजली का जो ये ज़या होगा, पावर लॉस जो होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ करंट के। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको ज़रा लिख लीजिए। पावर लॉस, आपके पावर जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कम हो रही है। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है? स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी कि करंट का डबल होना। अगर करंट डबल होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा पावर का लॉस होगा आपके। ठीक है, और इसका फॉर्मूला ये रहा, इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो अगर आप जो है वो डिक्रीज़ कर देते हैं करंट को, अगर आप डिक्रीज़ कर देते हैं करंट को, जैसा कि इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होगा, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिड्यूसेस दीज लॉसेस। ये जो पावर आपका लॉस हो रहा है, हीट की शक्ल में, ये लॉस कम हो जाएगा अगर आप अमाउंट ऑफ करंट को कम कर देते हैं तो। ठीक है भाई, डिक्रीज़ कर देते हैं तो।
दूसरी हेडिंग जो इसके अंदर आ रही है, एफिशिएंट लॉन्ग डिस्टेंसिंग। दूसरी हेडिंग इसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर ही आ रही है, एफिशिएंट लॉन्ग डिस्टेंसेस। एफिशिएंट लॉन्ग डिस्टेंसेस, क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ लगा हुआ है? पावर हाउस के बाहर, बिजली घर के बाहर लगा हुआ है, और बड़ा एक लंबा सफ़र जो है इसको तय करना है, लॉन्ग डिस्टेंस। और इतना ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस अगर ये कवर करेगा तो कितनी रेसिस्टेंस से इसका वास्ता पड़ेगा, सोचिए ज़रा। जितना ज़्यादा लंबा तार होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, समझ आ रही है बात आपको। लेकिन अगर करंट रिड्यूस होगा, जैसे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होता है, तो इससे ऑटोमेटिकली रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगी। तो क्या होगा? एफिशिएंट लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस एफिशिएंट ट्रांसमिशन जो है, आपकी ट्रांसमिशन जो लॉन्ग डिस्टेंस वाली है वो एफिशिएंट हो जाएगी। आपकी ट्रांसमिशन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस वाली, वो कैसी हो जाएगी? एफिशिएंट हो जाएगी। किसके अंदर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है भाई। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं। मैं भी थक गया यार, मुझे ही पता है अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो, और अगर कंटिन्यू देख रहे हैं तो भाई दोनों हाथों से सलाम है आपको, ठीक है। और अगर नॉन स्टॉप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये लें, दोनों हाथों से आपको सलाम है कि लेक्चर भी नोट कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपकी जगह होता तो मैं इतनी बड़ी वीडियो कंटिन्यूसली तो नहीं देख पाता यार कंटिन्यूसली तो नहीं देख पाता, रोक रोक के ही देखता, भले कितनी भी काम की होती, लेकिन थक तो जाता ना, सच्ची बात तो यही है, थकन तो हो जाती। अब यहाँ इस खोपड़ी में अरस्तू का दिमाग थोड़ी ना है भाई। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसको देख लेते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसमें वोल्टेज रिडक्शन होती है। वोल्टेज रिडक्शन, वोल्टेज इसमें कम होते हैं। आपको पता है, ये हमारे घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो होते हैं लोअर वोल्टेजेस जो हैं, ये यूजेबल फॉर्म में होते हैं, हमारे घरों में इस्तेमाल करने के लिए आसान सी बात है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर फ्यूअर टर्न्स होते हैं, सेकेंडरी कॉइल के अंदर फ्यूअर, कम टर्न्स होते हैं, फ्यूअर टर्न्स किसके अंदर? सेकेंडरी कॉइल के अंदर। सेकेंडरी कॉइल के अंदर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में कम होते हैं, प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा होते हैं, ठीक है भाई। बैलेंस्ड करंट होता है, यहाँ पर बैलेंस्ड करंट होता है, यानी कि करंट जो है वो कम नहीं होता। अगर वोल्टेज कम हो जाएंगे यार तो करंट बैलेंस कैसे रह सकता है? देखिए, आपने देखा है ना, अभी वोल्टेज बढ़े हुए थे, कहाँ? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, करंट रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पर वोल्टेज जब कम होंगे तो करंट को अप होना चाहिए ना, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन करंट बहुत ज़्यादा नहीं होता बल्कि बैलेंस्ड हो जाता। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है शॉर्ट डिस्टेंसेस। जी, आपके घरों के अंदर जो है वो वाई करंट कैसे बैलेंस हो गया? शॉर्ट डिस्टेंसेस। आपके घरों के अंदर, हमारे घरों के अंदर डिस्टेंस इतना ज़्यादा थोड़ी होता है, शॉर्ट डिस्टेंसेस, शॉर्ट डिस्टेंसेस, बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है भाई। तो ये वजह होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो पावर जो है वो मेंटेन होता है, पावर जो है वो मेंटेन्ड होता है, पावर जो है वो मेंटेन्ड होता है, ठीक है भाई। और इससे जो है वो रिड्यूसेस एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉसेस अभी भी यहाँ रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस
रिड्यूसेस एनर्जी लॉसेस। अब यहाँ पर देखें जो एनर्जी लॉस रिड्यूस हो रहा है, यहाँ बड़े क्रिटिकल क्वेश्चन पर पूछे जाते हैं कि यार यहाँ पर भी एनर्जी लॉस जो है वो कम हो रहा है, एनर्जी या पावर रिड्यूसेस पावर लॉसेस, और पावर लॉस जो है वो यहाँ पर कम हो रहा है। पावर लॉस वहाँ पर भी कम हो रहा था, स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, पावर लॉस यहाँ पर भी कम हो रहा है जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो वजह क्या है इसकी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर अगर पावर लॉस जो है वो कम हो रहा है तो उसके पीछे करंट का कम हो जाना है यहाँ और वोल्टेज का बढ़ जाना है, जबकि यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम हो रहे हैं तो करंट कम नहीं हो रहा, ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बल्कि बैलेंस हो रहा है। उसके पीछे वजह शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं, लेकिन ये पावर लॉस जो है ये कम हो रहा है यहाँ पर, जबकि वोल्टेज कम हो गए तो पावर लॉस ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि पावर लॉस यहाँ पर भी रिड्यूस हो रहा है। जो आपको बिजली का नुकसान हो रहा है हीट की शक्ल में वो भी कम हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, I²R, यही था ना, ये अभी भी कम है। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह है शॉर्ट डिस्टेंसेस, शॉर्ट डिस्टेंसेस। वहाँ पर जो लॉस नहीं हो रहा था उसके पीछे हाई वोल्टेज था स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर जो पावर का लॉस कम हो रहा है उसके पीछे वजह शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब अगला पार्ट इसके बाद देखेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और थका देने वाला भी है। ठीक है, तो पार्ट 7 हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।